यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कांस युग की सभी पुरानी संस्कृतियों में से सिर्फ हम हैं जो आज भी जीवित हैं। इतने आक्रांता आए, इतने आक्रमण हुए, इतनी बार हमें मिटाने की कोशिश हुई, फिर भी हम आज भी खड़े हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है हमारे योद्धा। भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां की मिट्टी ने हजारों शूरवीरों को जन्म दिया। आज भी जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नामों की बात करते हैं तो दिल में एक अलग ही प्राइड, एक अलग ही गर्व की फीलिंग आती है। हम उनकी सैक्रिफाइस, उनकी करेज, उनकी स्ट्रैटेजी याद करते हैं और महसूस करते हैं कि हाँ, हम एक ऐसे राष्ट्र के वंशज हैं जिसका बैकबोन कभी टूटा नहीं। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। ये जमीन सिर्फ उन महान नामों तक ही सीमित नहीं रही। इस धरती ने ऐसे और भी हजारों वीर पैदा किए जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम ठीक से लिखा ही नहीं गया। आज का एपिसोड उन्हीं फॉरगॉटन वॉरियर्स को समर्पित है। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया, द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। हमने बचपन से अपने टेक्स्ट बुक्स में एक अजीब नैरेटिव सुना है। इन्वेडर्स आए, हमें हरा गए, कुछ ही लोगों ने विरोध किया, बाकी सब चुपचाप सहते रहे। पर सच कुछ और है। शुरू करते हैं पंजाब से। साल था 1708। गुरु गोविंद सिंह जी के देहांत के बाद पंजाब एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। इसी अंधकार में एक नया नाम प्रकाश की तरह उभर के आया, बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक सन्यासी से वो एक क्रांतिकारी सेना नायक बन गए। उन्होंने पंजाब में तैमूरिद मुगल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर विजय पाई, लोगों को न्याय दिलाया और सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि पॉलिसी से भी समाज को बदलने की कोशिश की। जमींदारी सिस्टम को तोड़ना, फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे पिसे हुए किसानों को पहली बार जमीन का हक दिलाना और ये कहना जिसने खेती की जमीन उसकी। ये मेडिवल इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। बंदा सिंह बहादुर जैसा वीर जिसका नाम हर घर में होना चाहिए, लंबे समय तक हमारे देश के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के कारण सिर्फ कुछ रीजनल बुक्स में सीमित रह गए। अब चलते हैं उत्तर से पूरब की ओर, असम। अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन, जिन्होंने 1671 की सराय घाट की लड़ाई में तैमूरिद मुगल सेना को रोक दिया। ब्रह्मपुत्र के ऊपर नेवल और रिवर वॉरफेयर का ऐसा अद्भुत एग्जाम्पल दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। लचित ने लोकल ज्योग्राफी, नदियों का प्रवाह, पहाड़ों का रुख, सब को एक लिविंग वेपन बना दिया। तैमूरिद मुगल्स की मजेस्टिक आर्मी के सामने उन्होंने असम की मिट्टी, लोकल बोट्स और लोकल लोगों की हिम्मत का इस्तेमाल किया और रिजल्ट, नॉर्थ ईस्ट में तैमूरिद मुगल एक्सपेंशन का सपना वहीं ठंडा पड़ गया। और फिर भी लचित बोरफुकन का नाम ज़्यादातर असम के घरों, लोकगीतों और कुछ मॉन्यूमेंट्स तक ही सीमित रहा। भारत के बच्चों ने हमारी मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड हिस्ट्री बुक्स में तैमूरिद मुगल्स के
हर कैंपेन का डिटेल पढ़ा, पर जिस वीर ने इन कैंपेन्स को नॉर्थ ईस्ट में रोक दिया, उनका जिक्र बहुत कम मिला। Aurangzeb sends the largest imperial army under the Raja Ram Singh of Jaipur and the entire imperial force to defeat Assam. And then you have Lachit Barphukan, who is a commander of the Ahom Raja, battling so many limitations that they had of technology and military strength. It's literally the underdog that actually defeats this mighty power in what is known as the Battle of Saraighat, which happens in the 17th century, and the Mughal army is completely vanquished. Raja Ram Singh goes away totally humiliated and defeated, and they do this by bringing the mighty enemy to their level, playing to their own strengths. And I think Lachit's story is an ideal case study in management institutes as to how in the David and the Goliath fight, it could actually be the underdog. If they use their strategy and might and mind correctly, they could actually win. Water was abundant there in the Brahmaputra basin. You had bamboo and elephants, all of them being there also in great numbers. So using all these resources, they pulled the Mughal army to a naval fight rather than land fight, where they were much more in strength, and bringing them to your area of strength, they managed to defeat him. So I think many such stories across India, which sadly do not find a very prominent mention, not only in history books. That's one thing, how many people remember history textbooks, but I think it is public discourse, it is public memory and public consciousness from which many of these heroes, and more importantly heroines also, have been completely whitewashed and forgotten. यहीं एक और नाम याद आता है जिन्हें कई ग्रंथों में नैना की देवी भी लिखा गया है, गुजरात की शेरनी रानी नायकी देवी। 12th सेंचुरी में मोहम्मद घौरी की विशाल सेना गुजरात की तरफ बढ़ रही थी। टारगेट था अहिलवाड़, आज का पाटन। उसको लूटना और लोकल्स को खत्म करना मोहम्मद घौरी का उद्देश्य था। उस वक्त गुजरात का कमांड नायकी देवी के नेतृत्व में था। घौरी को शायद लगा होगा कि एक वुमेन रूलर उसके आगे टिक नहीं पाएगी, लेकिन 1178 की उस लड़ाई में रानी नायकी देवी ने ऐसी रणनीति लगाई, ऐसा मोरल इंजेक्ट किया कि घौरी को भारी हार का सामना करना पड़ा। इतनी करारी हार कि जिंदगी भर उसने गुजरात की तरफ पलट कर नहीं देखा। सोचिए, एक वुमेन कमांडर जिसने एक इतने बड़े विदेशी इन्वेडर को पहली बार वहीं रोक दिया, हमारी हिस्ट्री की मेन स्ट्रीम किताबों में लगभग गायब है। और ये हुआ हमारे कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बदौलत। आप सोचिए, नायकी देवी का नाम हर लड़की या और हर लड़के को भी मालूम होना चाहिए कि नहीं। ऐसे वीर देशभक्त हमारे देश भर में फैले हुए थे। साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं ट्रैवनकोर में। अनिडम तिरुनल मार्तंड वर्मा 18th सेंचुरी के ट्रैवनकोर के राजा। 1741 में कोलाचल की लड़ाई में उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी हार दी जिससे उस यूरोपियन कंपनी के अपने मोनोपोली के सपने हिल गए। उन्होंने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया, लोकल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया और ट्रैवनकोर को इतना मजबूत बना दिया कि कॉलोनियल इन्वेडर्स को अपने प्लान्स रिवाइज करने पड़े। इस ट्रैवनकोर डच वॉर ने यूरोपियन ट्रेड नेटवर्क्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाई, उनको वीकन किया और ये हमारी हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट मुकाम था। लेकिन हमारी हिस्ट्री बुक्स में इसका मेंशन या तो फुटनोट है या बिल्कुल ही मिसिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया जाता है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स जापान वाज द फर्स्ट एशियन नेशन टू डिफीट अ यूरोपियन पावर। उस यूरोपियन पावर का नाम था रशिया। लेकिन सच तो ये है कि वो खिताब द फर्स्ट एशियन किंगडम टू डिफीट अ यूरोपियन पावर हमारे मार्तंड वर्मा को मिलना चाहिए, जिन्होंने यूरोपियन डच को हराया। अब कॉलोनियल हिस्टोरियंस इस बात पर पर्दा क्यों रखेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का क्या मोटिवेशन था कि वो भी इस बात को छुपाएं?
साउथ की ही एक और अद्भुत कहानी, तमिलनाडु के पुलिगर वीर पांड्या कट्टबोमन के सेनापति वीरन सुंदरलिंगम। ब्रिटिश राज के दौर में ब्रिटिश एम्यूनिशन कैंप को उड़ाना, उनका बैकबोन वीक करना, ये था सुंदरलिंगम का मिशन। उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया। अपनी मंगेतर वधिवु के साथ बकरियों के बीच छुपकर वो अंग्रेजों के एम्यूनिशन कैंप के अंदर घुस गए। प्लान था एक्सप्लोजन, ताकि आने वाले ऑपरेशंस रोक दिए जाएं। जब एक अंग्रेजी अफसर ने उनको देख लिया तो पल भर के लिए उन्हें मिशन ऑलमोस्ट फेल होते लग रहा था, लेकिन वीरन ने मशाल उठाई, खुद गोले बारूद के बीच कूद पड़े और उनके साथ वधिवु भी। एक पल में दोनों ने अपनी जान दे दी ताकि उनका देश बच पाए और ब्रिटिश की फायर पावर को झटका लगे। शायद कई लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, ना किताबों में, ना मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स में। यूरोपियन इन्वेडर्स की लिस्ट में डच और ब्रिटिश के साथ साथ पोर्टुगीज भी शामिल थे। उनका मकसद भी वही था, भारत को लूटना और उसके लोगों पर राज करना। लेकिन जिस देश के कोने कोने में फ्रीडम फाइटर्स बैठे हों, वहां इंपोर्टेड फियर ज्यादा दिन नहीं टिकता। साउथ इंडिया के उल्लाल रीजन की रानी अबक्का चौटा, जिन्हें लोग अभया रानी यानी द क्वीन विदाउट फियर भी कहते थे, उन्होंने समुद्र और जमीन दोनों पर पोर्टुगीज को ऐसे रोका कि उनके ट्रेड नेटवर्क्स हिल गए। Rani Abbakka manages to do the unthinkable, which is to destroy an entire Portuguese fleet. We're talking of early European invasions and the challenge that even small principalities gave to it, to technologically advanced forces like the Portuguese, and using very, very rudimentary, equipment. Coconut was so widely available in the coastal regions of southern India, so these would be grated, and in the hollow you would put these ammunitions, and in the middle of the night you had these flying torpedoes which burnt an entire Portuguese armada, and the naval commander was also killed. And it is said that the story of this Abbakka and her feat against the Portuguese goes all the way to Persia, and you had the Shah of Persia then in open court asking, who is this lady who manages to do this to the mighty Europeans? रानी अबक्का ने लोकल सी फेयरिंग कम्युनिटीज, कोस्टल फोर्ट्स और सरप्राइज अटैक्स का इस्तेमाल करके पोर्टुगीज फ्लीट्स पर बार बार हमला किया। पोर्टुगीज जनरल्स ने अपने रिकॉर्ड्स में खुद लिखा कि रानी अबक्का उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है और कि जब तक वो कोस्ट पर हैं वहाँ जीत पाना मुश्किल है। फिर भी हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स में उनका नाम मुश्किल से आता है, जबकि वास्को ड गामा अराइव्ड याद दिलाना ज़रूरी समझा गया। वैसे साइड नोट, वास्को ड गामा की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी फ्रॉड कहानी है। एक्चुअली उसे एक इंडियन सेलर, एक गुजराती सेलर ने गाइड किया था, और वो कहानी हम आपको पहले सुना चुके हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां एक ऐसा राणा हुए जिनके अचीवमेंट्स ग्लोबल स्केल के थे, महाराणा कुंभा। उन्होंने बनाया कुंभलगढ़ का किला। इस किले के इर्द गिर्द बनी हुई है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। उनके युग में मेवाड़ राजपुताना का स्तंभ बन गया, एक ऐसा स्तंभ जो सिर्फ सेना की शक्ति नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस का सिंबल भी था। दुनिया भर में बच्चा बच्चा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानता है, लेकिन जब उसके मुकाबले का एक वंडर इंडिया में एक इंडियन राणा ने बनवाया, उसका जिक्र अपने देश में भी कम मिलता है। ये सिर्फ एक वॉल की कहानी नहीं, ये इस बात की मिसाल है कि हमारे ग्लोरियस इतिहास को कितना अंडर प्ले किया गया इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की टेक्स्ट बुक्स में। महमूद ऑफ गजनी का नाम तो हम सब जानते हैं। 17 बार हिंदुस्तान पर हमला, मंदिरों की लूट, और उनमें से एक सोमनाथ जी मंदिर। लेकिन ये कितने लोग जानते हैं कि जब महमूद सोमनाथ जी की तरफ बढ़ा
तो उसके सामने 50,000 लोगों की एक फौज खड़ी थी। और ये कन्वेंशनल आर्मी नहीं थी, इसमें थे मंदिर के पुजारी, लोकल कारीगर, खेतों में काम करने वाले किसान, बाजार के व्यापारी, 50,000 श्रद्धालु। किसी के हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा, किसी के पास छोटा सा चाकू, कई लोग सिर्फ लाठी लेकर खड़े हो गए अपने मंदिर, अपने भूमि की रक्षा करने के लिए। गजनी को 3 दिन लगे इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में, सोमनाथ जी के गर्भगृह तक पहुंचने में। ये 50,000 बेनाम वीर जिन्होंने युद्ध शास्त्र नहीं पढ़ा था, जो योद्धा भी नहीं थे, पर फिर भी अपनी आस्था के लिए प्राण दे दिए। ऐसे कई वीर योद्धा हमारे देश के हर कोने से उठे, चाहे वो बंगाल के जतेंद्र नाथ हों, जो ब्रिटिश के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड अपराइजिंग का प्लान बना रहे थे, या पुणे के चापेकर बंधु दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, 3 भाई जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ स्टार्टिंग के आर्म्ड रेजिस्टेंस का चैप्टर अपने खून से लिख दिया। वहीं उड़ीसा के पिंड की बहुबलेंद्र, जिन्होंने लोकल लेवल पर इन्वेजन को रोकने के लिए तलवार उठाई। ये सब इसी मिट्टी के लाल हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे शहरों, गांव और जंगलों को रेजिस्टेंस सेंटर्स बना दिया। अब आखिर में हम एक ऐसे युवक के बारे में बात करेंगे जिसकी ब्रेवरी की कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। महाराष्ट्र के एक कोने नंदुरबार का शिरीष कुमार मेहता, ऐसे देखें तो एक आम व्यापारी परिवार का स्कूल जाने वाला 15 साल का लड़का, लेकिन दिमाग और दिल दोनों गांधी जी और नेताजी बोस की बातों से स्ट्रांगली प्रभावित। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, नंदुरबार का माहौल भी क्रांति से भर गया। 9 सितंबर 1942 की सुबह सिर्फ 15 साल का शिरीष अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक रैली लीड कर रहा था। हाथ में तिरंगा, जुबान पर स्लोगन वंदे मातरम, भारत माता की जय। मंगल बाजार एरिया में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। जो ही रैली वहां पहुंची, लाठीचार्ज शुरू हो गया। बच्चे, लड़कियां, स्कूल के छोटे छोटे स्टूडेंट्स, सब पर डंडे बरसाए जा रहे थे। इस अफरा तफरी में एक अफसर ने अपनी बंदूक रैली में मार्च कर रही लड़कियों की तरफ तान दी। उस पल एक पतला 15 साल का लड़का आगे बढ़ता है जो कहता है, गोली चलानी है, मुझ पर चलाओ। ये लड़का था शिरीष कुमार मेहता। अफसर ने 3 गोलियां चलाई जो सीधा शिरीष के सीने में लगी और वो वहीं गिर गया। हाथ में अब भी तिरंगा था। उसके साथ उसके 4 साथी लालदास शाह, धनसुखलाल वानी, शशिधर केटकर और घनश्याम दास शाह भी पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए। सोचिए, 15 साल की उम्र में जब ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्स या गेम्स के बारे में सोच रहे होते हैं, नंदुरबार का एक लड़का अपनी रैली की लड़कियों को बचाने के लिए खुद सीने पर गोली खा लेता है। आज नंदुरबार में उनका मेमोरियल है, लोग फूल चढ़ाकर उन्हें याद करते हैं। लेकिन ये कहानी पूरे देश की है, सिर्फ एक प्रांत की नहीं। 15 साल की उम्र में हुआ ये शहीद बालक पूरे देश की शान है, सिर्फ एक प्रांत का नहीं। अंग्रेजों ने ऐसी वीरता की कहानियों को हमारी बुक से क्यों मिटा दिया, ये कुछ हद तक समझ आता है। वो चाहते थे कि हम ये बिलीव करें कि हम एक कमज़ोर कौम है, ना हमारे पूर्वज लड़ पाए, ना हमें लड़ना चाहिए। अगर आपको लगता रहे कि वी नेवर रेजिस्टेड, तो आप कभी फ्यूचर रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचेंगे ही नहीं। पर अगर आज भी हम अपने पूर्वजों की वीरता और उनके सैक्रिफाइसेस को फ्रंट पर नहीं लाते, तो फिर गलती सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं, हमारी भी है। इतिहास हमारे आज का ब्लूप्रिंट है। सोचिए, अगर हमारी युवा पीढ़ी ये सुनकर बड़े हो कि लचित बरफुकन बीमारी के बावजूद अपनी सेना के साथ जंग में शामिल हुए, महाराणा कुंभा ने चाइना के मुकाबले का एक आर्किटेक्चरल वंडर बनाया,
रानी अबक्का ने पोर्टुगीज जैसे ताकतवर एडमिरल्टी के छक्के छुड़ाए, या नंदुरबार का 15 साल का शिरीष अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए गोली सीने पर लेता है, तो आज के युवा अपने लिए एक नई बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ये कलम हमारे हाथ में है और हमारे हिस्टोरिकल रिवाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। डॉक्टर विक्रम संपत, संजीव सान्याल, आभास मल्दयार जैसे हिस्टोरियंस हमारे फॉरगॉटन वॉरियर्स को फोर फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। I think that is the message that Indian history and the lives and the inspiring stories of all these great heroes and heroines, not just kings and queens, but also common Indians, people for whom knowledge mattered, all of those who were Ma Sharada's children literally. I think that literally is a message that we need to take forward, and that would give us a better sense of confidence to chart towards the future. पर हमारा दायित्व क्या है कि हम अपनी डिस्कशंस में इन कहानियों को जगा दें। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, पॉडकास्ट, करूजल पोस्ट या इवन 30 सेकंड रील्स के माध्यम से इन वीरों को नए जनरेशन तक पहुंचाएं। अपने बच्चों को सिर्फ इन्वेजन्स की लिस्ट नहीं, रेजिस्टेंस की दास्तां भी सुनाएं, ताकि जब कुछ सालों बाद बच्चे भारत का इतिहास पढ़ें तो ये ना कहें कि 1000 साल तक हम बस हारते ही रहे, बल्कि ये कहें कि 1000 साल तक हमारे देश पर इन्वेजन ज़रूर हुए, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी ज़ोरदार रेजिस्टेंस दिखाई कि कोई हमारी हस्ती मिटा नहीं सका, क्योंकि हम हैं इनफाइनाइट इंडिया। जय माँ भारती।